लेज़र, ये लाइट हम बहुत जगह पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम दुकान में जाते हैं तो दुकानदार बारकोड स्कैनर से एक प्रोडक्ट स्कैन करके हमें दे देता है कि हाँ लो जी आपका प्रोडक्ट। तो वो बारकोड स्कैनर मशीन में लेज़र लाइट का यूज़ हो रहा है। अगर आप कूल से 3D साई-फाई मूवीज़ देखते होंगे तो उसमें हवा में उड़ती हुई कुछ 3D पिक्चर्स दिखाई देती है, उनको होलोग्राम्स कहते हैं। वो होलोग्राम्स भी लेज़र की हेल्प से जनरेट किए जा सकते हैं इन रियल लाइफ, और वो करते भी है लेज़र की लाइट से जनरेट। एंड अगर मेटल के सरफेस पे आपको कुछ चित्रकारी करनी है, जीन्स में आपको कुछ चित्रकारी करनी है, कुछ प्रिंट करवाना है, तो वो भी लेज़र की हेल्प से होता है। आज लेज़र की हेल्प से कुछ भी, हर एक फील्ड में, मेडिकल फील्ड में आप ले लो, मेडिकल फील्ड में देखो, अगर आपको आइज़ की सर्जरी करनी है या फिर कोई और सर्जरी करनी है तो वो लेज़र की हेल्प से बहुत प्रिसाइसली आप उसको अंजाम दे सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि लेज़र्स इज़ लाइक एवरीवेयर। तो अगर इसके पीछे की फिज़िक्स समझनी है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ द लेज़र वर्क्स, लेज़र है क्या, सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे। देन वी विल मूव ऑन टू कि लेज़र की मेजर जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जो कि उसको ऑर्डिनरी लाइट से कैसे ख़ास बनाती है, क्या उसमें डिफरेंसेस है, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल गो ऑन टू इसकी वर्किंग देखेंगे, क्या कुछ हम एब्जॉर्प्शन मतलब क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है, स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या है, इन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो शुरू करते हैं। लेज़र, इसकी फुल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट को, ऐसा डिवाइस जो कि लाइट को एम्पलीफाई करता है, पहले डिम सी लाइट है फिर आपको एम्पलीफाइड लाइट मिलेगी, और इसमें किस प्रोसेस के थ्रू लाइट मिलेगी, स्टिमुलेटेड एमिशन, जो कि हम आगे देखेंगे ऑफ कोर्स कि क्या होता है। ये जो लेज़र्स है, ये स्टिमुलेटेड एमिशन जिस फिनोमिना पे ये वर्क करती है लेज़र्स, ये प्रिडिक्ट तो बहुत पहले सर आइंस्टाइन ने कर दिया था 1917 में, बट हमारे पास उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी और इसको बनाने का ज़रिया नहीं था या आइडिया नहीं था किसी के पास ढंग से कि कैसे बनाना है। तो 1960 में जाके फर्स्ट लेज़र को बनाया गया। तो फर्स्ट लेज़र जो थी वो 1960 में थियोडोर मायमैन नाम के साइंटिस्ट ने बनाई थी फर्स्ट लेज़र, वर्किंग लेज़र विद द रूबी क्रिस्टल का यूज़ करके। सो अब लेज़र की वर्किंग समझने के लिए पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी पड़ेगी, वो है लाइट। क्योंकि लेज़र भी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट जो ट्यूब लाइट है या फिर फ्लैश लाइट है, हर लाइट है। पर ये लाइट क्या है, कैसे वर्क करती है, ट्रस्ट मी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, एंड इससे आपको बहुत ही अच्छी पेसिंग और क्लैरिटी मिलेगी, इन डेप्थ में आपको पता चलेगा। लाइट एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ अगर 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर्स तक है, तो फिर वो हमारी आंखें उसको ऑब्जर्व कर सकती है, देख सकती है, हमारी आंखें उसको जैसे डिफरेंट कलर से। अब आप पूछोगे ये रेडिएशन क्या है, ये वेवलेंथ क्या है, तो पहले इसको समझ लेते हैं फिर हर चीज़ समझेंगे। देखो, रेडिएशन तो है प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी कहीं पे ट्रैवल कर रही है तो उसको हम रेडिएशन बोलते हैं, ऑफ कोर्स सिंपल भाषा में। अब ये वेवलेंथ क्या चीज़ है, तो जो लाइट है वो एज अ वेव बिहेव करती है। जब वो ट्रैवल करती है तो वो एज अ वेव बिहेव करती है। तो वेव पानी की जैसे वेव होती है, तो अगर वेव है तो उसकी कुछ लेंथ भी होगी, इस लेंथ को हम कहते हैं वेव लेंथ। और एक फ्रीक्वेंसी भी टर्म होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि ये वेव इस पॉइंट से कितनी बार गुजर रही है। अगर ये एक बार गुजरी, कि 1 वेव गुजरी 1 सेकेंड में, अगर 2 बार गुजरी तो 2 वेव्स गुजरी इस पॉइंट से 1 सेकेंड में, तो ये बोल सकते हो आप 2 वेव्स पर सेकेंड की फ्रीक्वेंसी या फिर 2 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेवलेंथ में भी जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ है। अब लाइट की वेवलेंथ पे वापस आते हैं। अगर हम 400 नैनोमीटर्स बोल रहे हैं तो 400 नैनोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली, मतलब ये वाला कलर है, ये वाला कलर हमें दिखेगा अगर 400 नैनोमीटर्स की कोई वेव ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, और उसकी जो वेव लेंथ है वो यहाँ पे ये इतनी है। नैनोमीटर्स पे यहाँ पे क्या मतलब है, 400 नैनोमीटर मतलब कि 10⁻⁻⁹ मीटर्स है ना।
ये है वेवलेंथ। तो हर एक कलर की अपनी एक वेवलेंथ है। अगर आप येलो कलर देख रहे हो तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ये वेवलेंथ है। अगर आप वॉयलेट कलर देख रहे हो तो ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है। अगर आप ब्लू कलर देख रहे हो तो आपको मतलब कि आपकी आइज़ जो ऑब्जर्व कर रही है, जो आपकी आँखों पे रेडिएशन पड़ रही है, वो इस नैनोमीटर की वेवलेंथ की रेडिएशन पड़ रही है, और आपका जो दिमाग है वो आपको बता रहा है ओहो इट इज़ तो ब्लू कलर, है ना। तो दिस इज़ हाउ वी सी द लाइट। अच्छा, अब ये लाइट जो है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना ये भी है कि ये प्रोड्यूस कैसे होती है आखिर। ठीक है, हम जान गए कि इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये, और इसकी वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, पता चल गया। कलर्स कैसे होते हैं लाइट में डिफरेंट डिफरेंट, ये भी पता चल गया कि, पर ये लाइट प्रोड्यूस कैसे होगी। अब इसके लिए आपको एटम्स के बारे में पता होना चाहिए। डोंट वरी, समझाऊंगी सारी चीज़ें तो आप समझो। एटम, हर चीज़ एटम्स की बनी है, एवरीथिंग अराउंड अस। तो एटम किस चीज़ का बना है इटसेल्फ? एटम में सेंट्रल पार्ट में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, अभी इससे हमें मतलब नहीं है, इससे बाहर आ जाते हैं। ये न्यूक्लियस ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और इसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स है जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है, ये इसमें स्फेरिकल शेप में भी घूम सकते हैं, या ये इस तरीके की शेप में भी घूम सकते हैं। तो किसी भी शेप में ये यहाँ पे इसके अराउंड जो है, एटम के अराउंड घूम रहे होते हैं। तो अब हर एक इलेक्ट्रॉन का एक अपना एनर्जी होती है, मतलब कईयों के पास ज़्यादा एनर्जी है, कई इलेक्ट्रॉन्स के पास कम एनर्जी है। तो हम हर एक एनर्जी को डिफाइन कर देते हैं कि हाँ भाई, ये पहले जो सबसे कम जिसके पास एनर्जी है उसको बोल देते हैं हम कि ग्राउंड स्टेट में है। फिर उससे ऊपर वाली स्टेट में तो फर्स्ट एनर्जी लेवल, या फिर हम सिंपली बोल देते हैं दिस इज़ E1 एनर्जी लेवल, दिस इज़ E2, दिस इज़ E3। अभी के लिए हम E1, E2, E3 नोटेशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे E1 की सबसे कम एनर्जी है, E2 की सबसे ज़्यादा, E3 की सबसे और उससे भी ज़्यादा। तो यहाँ पे अब जो एटॉमिक लेवल पे एनर्जीज़ कैसी होती है, क्वांटाइज्ड होती है। इसका मतलब ये है कि इसके और इसके बीच में कोई भी एनर्जी, E1 और E2 के बीच में कोई और एनर्जी नहीं है बीच में। जैसे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये जो है यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई ऐसा नहीं कि -7.2 समथिंग की एनर्जी है, नहीं। इट्स लाइक कि अगर हम किसी अमीरों को का क्राइटेरिया बता रहे कि आप अमीर कब हो, जब आपके पास 1 करोड़ रुपए है, या फिर तो नहीं तो आप अमीर हो ही नहीं। ठीक है, तो मतलब अगर आपके पास 90 लाख रुपए भी है तो भी आप अमीर नहीं होंगे। मतलब आपके पास या तो पूरे 1 करोड़ हो, ठीक है, या फिर पूरे आपके पास कुछ भी नहीं हो, तो आप ज़ीरो लेवल पे ही है। ठीक है, तो या बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, मतलब क्वांटाइज्ड है ये चीज़, ऐसे बीच में कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सिंपल सी बात। अगर ये इलेक्ट्रॉन E1 से E2 पे जंप करता है तो ये हायर एनर्जी लेवल पे इसकी एनर्जी हो गई है, अब इसको ज़्यादा एनर्जी मिल गई है, इसके पास अब ज़्यादा एनर्जी है। अब अगर ये अपनी एनर्जी छोड़ करके नीचे कम वाली एनर्जी में शिफ्ट हो जाए, ठीक है, तो ये जो एनर्जी छोड़ी वो कहीं ना कहीं तो जाएगी। अब या तो वो एटम में ही जा कर के थोड़ी सा गर्म कर देगा एटम को, मटेरियल आपको टच करोगे तो बॉडी हीटेड नज़र आएगी, या फिर वो एक लाइट के फॉर्म में निकलेगा, मतलब एक वेव जो है, रेडिएशन जो है वो एमिट करेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देना, अगर वो रेडिएशन उस वेवलेंथ की है, उसकी वेवलेंथ विजिबल रेंज में है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर में अगर उस वेव की वेवलेंथ है, तो आपको वो लाइट दिख जाएगी। हाँ भाई, ये रेड कलर की लाइट है, ये वाइट कलर की लाइट है। सो अभी तक हमने समझा कि लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, जो कि जानना बहुत ज़रूरी था। तो अब यहाँ पे बात है कि ऑर्डिनरी लाइट से लेज़र लाइट कैसे डिफरेंट है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हाई डायरेक्शनैलिटी। लेज़र लाइट इज़ हाईली डायरेक्शनल, मतलब कि अगर आप लेज़र लाइट के पॉइंटर को पॉइंट करते हो तो वो जाके एक स्ट्रेट लाइन में जाएगी और वहाँ पर अपने टारगेट को हिट करेगी। बट जो ऑर्डिनरी लाइट है वो स्प्रेड हो जाती है, उसकी जो लाइट निकलेगी, जो फोटोन्स वहाँ से निकलेंगे, जो वेव्स लाइट की निकलेगी, वो हर डायरेक्शन में निकलेगी। तो ये जो हाईली डायरेक्शनल नहीं होती है। ठीक है, सेकेंड इज़ हाई इंटेंसिटी। लेज़र लाइट की जो इंटेंसिटी है दैट इज़ वेरी वेरी हाई।
आप बना सकते हो वेरी हाईली इंटेंस, मतलब जो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत एनर्जेटिक बना सकते हो आप सिंपल लैंग्वेज में। कि बताया था ना आपको एक एग्जांपल कि आप मेटल में कुछ भी बनाना हो या फिर जीन्स में भी कोई प्रिंट करना हो तो वो लेज़र लाइट की हेल्प से तभी कर पाएंगे ना जब वो बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी उसमें कि वो मेटल को ही निकाल दे, उसमें कुछ छेद सा कर दे। ठीक है, तो हाईली इंटेंस बनाया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी लाइट। देन नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दैट इज़ हाई मोनोक्रोमेटिसिटी। मोनोक्रोमेटिसिटी का मतलब है कि सिंगल कलर में आप प्रोड्यूस कर सकते हो। मोनो यानी कि सिंगल, क्रोमेटिसिटी रिलेटेड टू कलर। जैसे कि आपको रेड कलर की लेज़र लाइट चाहिए तो आप हाईली रेड बना सकते हो। अब हाईली रेड और सिंपल रेड क्या होता है, आप तो बोलोगे कि ऑर्डिनरी लाइट भी रेड हो सकती है, ब्लू कलर के बल्ब भी आते हैं, रेड के भी आते हैं, ग्रीन के भी आते हैं, एलईडीज़ भी आती है। अब सी ये जो वेवलेंथ्स है, अच्छा रेड जो है यहाँ पे आप अगर इस पिक्चर में देखो तो रेड, ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड है, तो मतलब एक बैंड ऑफ वेवलेंथ्स है जिसमें आपको रेड कलर मिल रहा है। हालांकि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है रेड में, बट ऑलमोस्ट रेड है। तो इसको आप अगर एक बैंड मान लो, ये बोल दिया हमने बैंड विड्थ है। ठीक है, तो ये जो बैंड की विड्थ है ना, ये लेज़र लाइट के में ये बहुत ही नैरो होती है, इसलिए हम बोलते हैं हाईली मोनोक्रोमेटिक, मतलब कि वो प्योर किसी वेवलेंथ का रेड होता है। एंड जो ऑर्डिनरी लाइट का रेड होगा उसमें आपको वेवलेंथ जो है ब्रॉडर दिखेगी, मतलब उसमें बहुत सारी ऐसी वेव्स है, ये वाली वेवलेंथ भी आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, ये सारी वेवलेंथ्स आपको मिलेगी। तो इसका मतलब होता है कि क्या है, हाईली मोनोक्रोमेटिक। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि लेज़र लाइट को ऑर्डिनरी लाइट से डिफरेंट बनाती है वो है कोहेरेंस की प्रॉपर्टी। अब ये कोहेरेंस की प्रॉपर्टी क्या है, इसको समझने के लिए एक साइन वेव को कैसे प्लॉट करते हैं ये समझो पहले। साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू 1 होती है, 180 डिग्री पे इसकी वैल्यू अगेन 0 हो जाती है। एंड ये जो बीच की वैल्यूज़ है इसको लेकर के हम इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। एंड यही साइकिल चलती है रिवर्स में। ठीक है, तो अगेन ये साइकिल रिपीट होती है अगर हम वेव की एक प्रोपोगेशन देखें, जैसे वेव जो ट्रैवल कर रही है तो ये साइकिल कहाँ तक आगे जाके रिपीट होती रहती है, उसको हम बोलते हैं कि कोहेरेंस की लेंथ कितनी है। तो लेज़र लाइट में ये जो कोहेरेंस लेंथ है ये बहुत ज़्यादा लंबी होती है, बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है इसकी एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट इतनी टाइम तक कोहेरेंट नहीं रहती, तो मतलब जो इसके फेज डिफरेंस है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। अब देखो समझते हैं कि ये टेम्पोरल और स्पेशल कोहेरेंस में क्या डिफरेंस है। टेम्पोरल कोहेरेंस की अगर हम बात करें तो आप इसको ऐसे समझो, टेम्पोरल या फिर लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल लाइन के अलोंग जो प्रोपोगेशन हो रही है उसको समझते हैं। एक वेव जा रही है, ये चल रही है वेव। अब इन दोनों पॉइंट्स को ऑब्जर्व करो, मान लो P एंड Q पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट पे फेज डिफरेंस कितना है, 0 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, ये बोल दिया ये 90 डिग्री का डिफरेंस है, ये 180 डिग्री का डिफरेंस है, हमने 0 डिग्री के डिफरेंस पे हम रेफरेंस लेके चलते हैं। तो अब अगर मैं 10 सेकेंड बाद इस वेव को देखूंगी, 10 सेकेंड बाद भी फेज डिफरेंस 0 है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ओवर द टाइम फेज डिफरेंस कांस्टेंट रह रहा है। तो मतलब कि ये कोहेरेंस की प्रॉपर्टी शो कर रही है वेव हमारी। कैसा कोहेरेंस, लॉन्गिट्यूडनल कोहेरेंस। अगर ये ऐसे के बजाय इस तरीके से वेव चलती तो अब यहाँ पे देखो इन दोनों पॉइंट्स पे ये जो फेज डिफरेंस है ये चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये कोहेरेंट नहीं रह रही है वेव। ठीक है, तो ये है लॉन्गिट्यूडनल कोहेरेंस। अब समझते हैं स्पेशल कोहेरेंस को। सो इस वेव को अगेन ऑब्जर्व करो। अब स्पेस के 2 पॉइंट्स लेने, मतलब एक प्लेन में, अगर वो लाइन में हम पॉइंट्स ले रहे थे 2, तो इस बार में हम एक प्लेन को चूज़ करेंगे और उस प्लेन पे 2 पॉइंट्स को ऑब्जर्व करेंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स में अब यहाँ पे फेज डिफरेंस 0 है दोनों वेव्स के बीच का। और अगर हम ओवर द टाइम देखेंगे, कोई भी 2 पॉइंट हमने एक प्लेन में चूज़ कर लिया है, कोई भी और पॉइंट्स भी हो सकते हैं, तो हमने ये 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स लिए। अब 10 सेकेंड बाद इसको ऑब्जर्व किया, सेम रह रहा है, 20 सेकेंड बाद किया, सेम रह रहा है। तो मतलब कि इसमें कोई फेज में चेंज नहीं हो रहा, फेज डिफरेंसेस 0 है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अगर ये चेंज हो जाता, ये 90 हो जाता और ये 0 रहता, तो फिर वहाँ पे 90 डिग्री का फेज चेंज आ गया, तो ये कोहेरेंट नहीं रहती फिर।
तो जो लेज़र लाइट है दैट इज़ वेरी हाईली कोहेरेंट है, मतलब इसकी कोहेरेंस लेंथ बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी लाइट। तो ये 4 डिफरेंस एक बार फिर से समराइज़ कर देते हैं। हाईली डायरेक्शनल होती है लेज़र लाइट, एंड हाईली मोनोक्रोमैटिक होती है, हाईली इंटेंस होती है, एंड हाईली कोहेरेंट होती है। ठीक है, ये लेज़र लाइट की प्रॉपर्टीज़ है विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर लाइट्स। अब हमने ये तो समझ लिया कि लेज़र की डिफरेंट क्या प्रॉपर्टीज़ है, बट ऐसी क्या चीज़ इंटरनली हो रही है, क्या वो फिनोमिना, क्या वो फिज़िक्स लग रही है, क्या वो साइंस लग रही है जिसकी वजह से ये लेज़र लाइट जो है वो एकदम डिफरेंट बन रही है ऑर्डिनरी लाइट से। ये जो राज छुपा है ये एमिशन की प्रोसेस में छुपा है। सी, अब वापस उन एनर्जी लेवल्स पे आते हैं। एक E1 एनर्जी लेवल है, एक E2 एनर्जी लेवल है। E1 एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कम है, अगर इसको हायर एनर्जी लेवल पे जाना पड़ेगा तो इसको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी हम कैसे देंगे उसको, किसी भी तरीके से दे सकते हैं। मान लो हमने उसको थोड़ी सी आग दे दी, मतलब थोड़ी सी थर्मली हीट करके उसको पहुंचा दिया नेक्स्ट लेवल पे, या फिर उसको लाइट के थ्रू, लाइट भी तो एनर्जी, जब सूरज की धूप हम पे पड़ती है तो हमें वो गरम गरम फील होती है ना, आग में जो लाइट होती है वो भी हमें गरम फील होती है, मतलब कहीं ना कहीं लाइट में एनर्जी है। तो ये जो लाइट की एनर्जी है इससे भी हम दे सकते हैं, तो ये इसको एनर्जी मिलेगी और ये हायर लेवल पे जंप करेगा, बशर्ते कि जिससे आप एनर्जी दे रहे हो वो कम से कम इतनी तो हो जो एनर्जी गैप के, इस एनर्जी गैप जितनी होनी चाहिए वो एनर्जी। ठीक है, फिर वो उस एनर्जी को, जैसे हम फोटोन की केस की बात करते हैं कि जो लाइट से एनर्जी मिल रही है, बाय द वे इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पंपिंग प्रोसेस, कि जब हम इसको एक लोअर लेवल से हायर लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं इसको बोलते हैं हम पंपिंग। अगर हम थर्मली भी हम पंप कर सकते हैं इसको, या फिर ऑप्टिकल पंपिंग भी कर सकते हैं जब हम लाइट के थ्रू इसको हायर एनर्जी लेवल पे भेजते हैं। तो अब ये हायर एनर्जी लेवल पे चला गया। अब क्या लगता है आपको कि हायर एनर्जी लेवल पे हमेशा तक रहेगा? नो, ये सिर्फ 10⁻⁻8 सेकेंड्स, इतना कम टाइम के लिए, 10⁻⁻8 लिखा है, इतने कम टाइम के लिए वो रहेगा इस स्टेट में और फिर वापस आ जाएगा। अब वापस अपनी एनर्जी लेवल पे आते हुए, अब इसके पास तो हाई एनर्जी थी, अब इसको कुछ एनर्जी छोड़नी पड़ी ना, तब तो वो नीचे आया, नीचे वाले एनर्जी लेवल पे। तो ये जो एनर्जी इसने छोड़ी है ये हीट की फॉर्म में भी निकल सकती है कि हाँ भाई वहीं पे कहीं निकल जाए, या फिर अगर रेडिएशन निकल रही है वहाँ पे और वो रेडिएशन वो जो रेडिएशन की वेव निकली है उसकी वेवलेंथ इतनी है कि वो विजिबल रेंज में आ रही है, वही 400 नैनोमीटर से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 800 नैनोमीटर 700 नैनोमीटर्स तक, वहाँ तक निकल रही है। तो मतलब कि हमारी आँखों को वो एज अ कलरफुल लाइट दिखेगी। तो इसको हम कहते हैं, यहाँ पे प्रोसेस समझना, जो ये एक लेवल से दूसरे लेवल तक जब जंप करके गया तो इसको हम बोलते हैं कि ये स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हुआ है, इसने फोटोन को एब्जॉर्ब किया है, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, तब जाके ये दूसरे लेवल पे पहुँचा है। स्टिम्युलेटेड मतलब एक्सटर्नल कुछ स्टिमुलाई दिया गया है, ये अपने आप नहीं जा सकता था, इसको स्टिम्युलेट किया है, तब जाके ये आगे पहुँचा है हायर एनर्जी लेवल पे। और जब ये नीचे आया, अपने आप जब ये नीचे आया तो उसको हमने कह दिया स्पॉन्टेनियस एमिशन। क्या कहा? स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब ये जो एमिशन है ये हम, इसमें क्या दिक्कत है, एक तो समझो कि लेज़र हम इस तरीके से क्यों नहीं प्रोड्यूस कर, लाइट तो प्रोड्यूस हो रही है पर ये ऑर्डिनरी लाइट दिखेगी आपको, लेज़र वाली लाइट नहीं दिखेगी, हाईली डायरेक्शनल नहीं होगी ये। अब यहाँ पे जो एनर्जी लेवल E2 है ये जनरली एनर्जी लेवल के बहुत सारे, एक छोटा सा बैंड भी हो सकता है, यहाँ पे बहुत सारे एनर्जी लेवल्स एक साथ स्पेस्ड हो सकते हैं, टाइटली स्पेस्ड, और हर एक एनर्जी लेवल से जो ये गिरेगा तो एनर्जी गैप के जितने जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो फोटोन है वो क्रिएट होता है। तो वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट वेवलेंथ के फोटोन्स क्रिएट हो सकते हैं। और क्या एक पॉसिबिलिटी है कि ये कोहेरेंट नहीं होंगे, मतलब इन फेज, सेम फेज में नहीं होते ये। तो सेम फेज हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि लेज़र लाइट तो हाईली कोहेरेंट होती है, तो ये कोहेरेंस वो लेंथ मेंटेन नहीं कर सकते ये जो फोटोन्स इस तरीके से निकलते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन के थ्रू निकलते हैं। तो अगला जो टाइप का एमिशन है वो क्या है? स्टिम्युलेटेड एमिशन है। स्टिम्युलेटेड एमिशन में ये जो
एनर्जी जो फोटोन निकल रहा है ये एक तो इन फेज़ होगा, पुराने वाले जो जिस फोटोन ने हिट किया है वो फोटोन भी निकलेगा और एक नया फोटोन भी निकलेगा। तो ये जो नया फोटोन निकलेगा इसका जो फेज़ है वो सेम होगा पहले वाले फोटोन की तरह जिसने इसको हिट किया था, जिसने इसको स्टिमुलेट किया था। तो एक तो ये इससे क्या हो गई, कोहेरेंस की प्रॉपर्टी मेंटेन हो गई और साथ में इसकी वेवलेंथ भी उतनी ही होगी जितना कि वो फोटोन आके टकराया है उससे, मतलब स्टिमुलेट किया है जिसने उसको, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, हाईली मोनोक्रोमैटिक वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी यहाँ पे बन रही है। पर अब प्रॉब्लम पता क्या है स्टिमुलेटेड एमिशन में, कि ये स्टिमुलेटेड एमिशन नॉर्मल लेवल पे नहीं हो सकता, क्योंकि स्टिमुलेट करने के लिए जब तक आएगा एक्सटर्नल फोटोन तब तक तो वो वापस आ चुका होगा एटम अपने नॉर्मल स्टेट में, क्योंकि वो तो वहाँ पे हायर एनर्जी स्टेट पे 10⁻⁸ सेकेंड्स के लिए रुकता है। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या है कि भाई थोड़ी देर तो एटम जो है एक्साइटेड स्टेट में थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए अगर रहता तो हम उसको एक्सटर्नली स्टिमुलेट करते तो एक कोहेरेंट और हमारी जो मोनोक्रोमैटिक लाइट है वो जनरेट होती। तो अब इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकाला गया कि ये सॉल्यूशन है कि एक एडिशनल एनर्जी लेवल इस तरीके से हम मटेरियल में जनरेट करते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक रुका रह सके एटम, ठीक है। तो इस एनर्जी लेवल को हम कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। यहाँ पे जो एटम है वो 10⁻³ सेकेंड्स के लिए रुक सकता है, मतलब कि यहाँ पे 1,00,000 गुना ज़्यादा टाइम के लिए रुक रहा है एज़ कम्पेयर टू इस एनर्जी लेवल में, एज़ कम्पेयर टू पहले वाले एनर्जी लेवल के कंपैरिजन में। तो डेफिनेटली ज़्यादा टाइम के लिए तो रुक रहा है। तो अब यहाँ पे जो भी एटम्स है, एक्साइटेड एटम्स है, उनको फोटोन्स आएंगे और वहाँ पे स्टिमुलेट कर देंगे और फिर वो स्टिमुलेट करके जो नीचे वाले एनर्जी लेवल में अब जो एटम्स आए हैं ओरिजिनल अपने ग्राउंड स्टेट में, तो ये क्या करेंगे, साथ में फोटोन्स को रिलीज़ करेंगे, क्योंकि एनर्जी छोड़ी है इन्होंने तो फोटोन्स की फॉर्म में छोड़ी है। तो इस तरीके से एक कंप्लीट एक्शन हो जाएगा। पर फर्दर ये जो स्टिमुलेटेड एमिशन है और जो ये मेटास्टेबल स्टेट है ये कैसे जनरेट हो सकती है, ये इसके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन अचीव होनी चाहिए। अब ये क्या चीज़ है, अब देखो यहाँ पे जो एटम एक्साइट हो रहा है वो एटम डी एक्साइट होकर ग्राउंड स्टेट में भी जल्दी से आ रहा है, ठीक है। तो पॉपुलेशन देखो आप इसकी, मान लो 4 एटम्स का एग्जांपल लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे एटम्स होंगे एक सिस्टम में, बट हम 4 एटम्स की बात करते हैं। तो 4 एटम्स यहाँ पे है, ये फटाफट से एक्साइटेड स्टेट में गए, मान लो एक एटम गया और ये वापस आ गया। तो अब इसकी पॉपुलेशन क्या थी, 4 थी, फिर यहाँ पे 3 हुई, फिर यहाँ पे वापस से 4 हुई, और हायर लेवल की क्या थी, यहाँ पे 1 हुई पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा है, लोअर एनर्जी लेवल की। तो जनरली यही केस होता है। और हाईएस्ट हम कितना अचीव कर सकते हैं, हम इक्वल पॉपुलेशन अचीव कर सकते हैं हाईएस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म कर दो, बहुत सारी एटम्स कर दो एक्साइटेड स्टेट में। तो हम इसको N1 और N2 की जो पॉपुलेशन है, अगर हम इसको N1 बोल रहे हैं पॉपुलेशन को, ये जो 4 एटम्स है इनको हमने बोल दिया N1 एटम्स है, और ये जो है ऊपर ये N2 एटम्स है। तो हम जनरली जो कंडीशन अचीव कर सकते हैं वो N1 = N2 कर सकते हैं विदाउट मेटास्टेबल स्टेट। लेकिन अब ये मेटास्टेबल स्टेट के आने से हम पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर सकते हैं। हाउ, सी, अब यहाँ पे ये जो एटम ऊपर गए ये अब डायरेक्टली नीचे नहीं आएंगे, ये अब मेटास्टेबल स्टेट में जाएंगे और ये मेटास्टेबल स्टेट में रुके रहेंगे। तब तक और भी एटम्स आते रहेंगे और यहाँ पे ये जो पॉपुलेशन है, अब यहाँ की पॉपुलेशन जो है ग्रो करने लग गई है। इस एनर्जी लेवल की, इस E3 एनर्जी लेवल की पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो यानी कि ये जो N1 की पॉपुलेशन है ये कम है अब, और इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब N3, ये जो N3 बोल देते इसको, चलो, ये जो N3 की पॉपुलेशन है ये है ग्रेटर देन N1, इसको बोलते हैं हम पॉपुलेशन इन्वर्जन। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेज़र इसके बिना नहीं चल सकता है, इसके बिना लेज़र नहीं बन सकता है। तो ये है लेज़र की फिज़िक्स।
यहाँ तक कि अब आगे समझते हैं इसको। अब ये जो फोटोन आए, अब आप पूछोगे कि ये हमें कैसे पता चल रहा है कि हाँ भाई ये एनर्जी, आप इसको ऐसा क्यों बोल रहे हो कि हाँ भाई इस वेवलेंथ की है, हमें वेवलेंथ कैसे पता चल रही है फोटोन की। अब देखो ये एनर्जी जो है, फोटोन की एनर्जी, वो h न्यू से हम लिखते हैं कि अगर कैलकुलेट करनी हो फोटोन की एनर्जी तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पे h प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है किसी भी फोटोन की फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से एनर्जी, ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी किस एनर्जी का फोटोन निकलेगा, इस एनर्जी गैप के जितना, क्योंकि इतनी ही एनर्जी वो छोड़ रहा है। मतलब अगर यहाँ पे छोड़ेगा तो E2 माइनस E1, यहाँ पे छोड़ेगा तो E3 माइनस E1 की एनर्जी। तो यहाँ से एनर्जी पता चल गई है फोटोन की। अब फोटोन की एनर्जी हमें पता है, तो फोटोन की एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, h न्यू से भी करते हैं, तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी हमें पता चल जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी पता है तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का एक रिलेशन है, ये न्यू इक्वल टू c ओवर लैम्डा। तो यहाँ से हम लैम्डा को निकाल सकते हैं, वेवलेंथ को हम निकाल सकते हैं, तो हमें पता चल गया। अब हम देख सकते हैं कि ये जो लैम्डा है ये किस रेंज में है, तो एग्जैक्ट वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं इसमें। तो दिस इज़ हाउ वी फाइंड आउट द वेवलेंथ। एंड अब यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं। हमने क्या क्या सीख लिया कि स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है, कि अपने आप जो एटम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है उसको स्पॉन्टेनियस एमिशन बोला। एंड अगर हम उसको एक्सटर्नली स्टिमुलेट कर रहे हैं, फोटोन्स एक्सटर्नली दे रहे हैं, तो उससे स्टिमुलेट करके जब वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं स्टिम्युलेटेड एमिशन। एंड जब एब्जॉर्प्शन होती है तो एब्जॉर्प्शन हमेशा ही स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, जब हम लाइट को प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब ये लेज़र लाइट, अब हमने ये समझ लिया कि ये लेज़र लाइट की जो फुल फॉर्म थी, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन समझ गए, स्टिम्युलेटेड एमिशन समझ गए। अब ये लाइट एम्पलीफिकेशन कैसे करें, ये कुछ फोटोन्स तो निकल गए पर ये इतनी ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी नहीं है, इतने बहुत कम नंबर ऑफ फोटोन्स निकले। तो अब इसको जो थोड़ी सी हमें दिखे भी, पता भी चले कि हाँ भाई लाइट निकल रही है, उतने लेवल के फोटोन्स जनरेट हो, कि बहुत नंबर ऑफ फोटोन्स जनरेट हो, तो उसके लिए क्या किया जाए। उसके लिए हम एक लेज़र का जो डिवाइस है उस डिवाइस में 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। उन मेजर कंपोनेंट्स को देखो। एक तो आपको ऐसा मीडियम चाहिए जिसमें आप ये पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो अचीव कर रहे हो, जहाँ पे ये सारे जो एटम्स के लेवल पे ये जो बातें बताई वो सब चीज़ें हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव मीडियम या फिर लेजिंग मीडियम। अब इसमें एक्टिव मीडियम में जब एक फ़ोटोन यहाँ पे रिलीज़ हो गया, या नंबर ऑफ़ फोटोन्स कुछ इनिशियली जो है वो रिलीज़ हो गए, अब ये फ़ोटोन क्या करते हैं, ये दूसरे एटम्स में भी तो जाके उनके साथ भी तो जाके टकराएंगे, या उनके साथ भी तो इंटरेक्ट करेंगे बोल सकते हैं। तो वहाँ पे भी ये सिमिलरली अपने साथ और फोटोन्स को निकालेंगे बाहर। एंड मतलब इस तरीके से एक मतलब कैस्केड इफ़ेक्ट जनरेट होगा, बहुत सारे फोटोन्स निकलते रहेंगे। अब ये एकदम से हम बाहर निकाल देंगे लाइट के फॉर्म में एक बॉक्स के अंदर से, तो फिर ये उतने इंटेंस नहीं होंगे। तो इसको इंटेंस करने के लिए, इसको लाइट को एम्पलीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, रेजोनेटर कैविटी का यूज़ करते हैं। और ये रेजोनेटर कैविटी कैसे बनाई जाती है, हम 2 मिरर्स को इस लेज़र मीडियम के आसपास रख देंगे। अब ये मिरर्स कैसे रख रहे हैं, एक मिरर जो है वो फुल्ली रिफ्लेक्टिव है, 100% रिफ्लेक्ट करेगा, जो भी फोटोन इस पे पड़ा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और दूसरे वाले को हम रखते हैं थोड़ा सा कम रिफ्लेक्शन, मतलब 98% रिफ्लेक्शन रख ली, कि 98% फोटोन्स जो इस पे पड़ेंगे वो रिफ्लेक्ट हो गए, बाकी के 2% बाहर निकाल दो, ठीक है। तो इस तरीके से ये लेज़र लाइट कंटिन्यूसली हमें मिलती भी रहेगी और प्रोड्यूस भी होता, मतलब एम्पलीफिकेशन भी होती रहेगी। एम्पलीफिकेशन कैसे होगी, देखो ये फोटोन्स, कुछ एक फोटोन्स अब निकले बाहर, अब ये बाहर निकल के कहाँ पे जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, तो बॉक्स तो पूरा बंद है, ये जाएंगे मिरर से टकराएंगे, और ये मिरर से टकरा के वापस आएंगे, वापस एटम से टकराएंगे और कुछ और फोटोन्स निकालेंगे।
अब ये कुछ और फोटोन्स प्रोड्यूस होंगे, वो दोबारा से मिरर पे जाएंगे, ये वापस आके मिरर पे लग करके वापस आएंगे, फिर से यही इफ़ेक्ट रिपीट होगा और वो अगले वाले मिरर से जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपस में मिरर टू मिरर चलते रहेंगे फोटोन्स, और कुछ एक फोटोन्स तो निकल जाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है, लाइट एम्पलीफाई हो रही है, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ रहे हैं। तो लाइट यहाँ पे क्या हो गई, एम्पलीफाई हो गई। अब डिम सी लाइट नहीं, अच्छी लाइट मिलेगी और लंबे टाइम तक लाइट मिलती रहेगी, जब तक हमें लाइट चाहिए तब तक मिलती रहेगी। तो अब एक और लेज़र का जो कंपोनेंट था वो हमें पंपिंग करनी थी, जो मतलब कि इनिशियली तो हमें उसको फर्स्ट फोटोन तो जनरेट कैसे ना कैसे करना है ना, बाकी तो सारे फोटोन्स निकल रहे हैं यहाँ पे एक के बाद एक, पर वो इनिशियली करने के लिए पंपिंग के लिए हम ऑप्टिकल पंपिंग, क्योंकि एक फोटोन यूज़ कर रहे थे, तो एक लाइट का जो कॉइल है इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं, और ये है पंपिंग डिवाइस। यहाँ पे ऑप्टिकल पंपिंग के लिए हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। सो इन समरी अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये है कि जो लेज़र है उसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है स्टिम्युलेटेड एमिशन की, मतलब कि फोटोन एक्सटर्नली आ रहे हैं, मेटास्टेबल पे जो स्टेट पे जो एक्साइटेड एटम्स है उनसे इंटरेक्ट करके उनको स्टिम्युलेट करके ग्राउंड स्टेट पे ला रहे हैं, एंड ग्राउंड स्टेट पे आते आते ये अपने साथ एक और फोटोन को वहाँ पे जनरेट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे एक फ़ोटोन का एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो गया, डबल हो गया अब ये फ़ोटोन, और ये आगे 2 फोटोन्स और 4 फोटोन्स को निकालेंगे, और ये 4 फोटोन्स आगे जाके और फोटोन्स को निकालेंगे। तो इस तरीके से एक एम्प्लीफिकेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो दिस वाज द होल वीडियो अबाउट हाउ लेज़र वर्क्स। सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताने की कोशिश की है, लैंग्वेज सिंपल रखिए। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।